Hello students. Psychologus welcomes to all students who loves psychology. स्टूडेंट्स मुझे पिछले वीडियोस के बारे में कुछ रिव्यूज़ मिले जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे बोला कि मैम वीडियो बहुत लॉन्ग है, इसे थोड़ा छोटा कर दीजिए दिस एंड दैट। तो इस तरीके के रिव्यूज़ मुझे ज़्यादा मिले, इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है आपको 35 मिनट का वीडियो बहुत लॉन्ग लग रहा हो। इसलिए आज से जो भी वीडियोस हम डालेंगे वो हम छोटे छोटे पार्ट्स में डालेंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा के डालेंगे और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अगर वो पर्टिकुलर टॉपिक भी थोड़ा लॉन्ग लगता है आप लोगों को तो हम उसे बीच में ड्रॉप आउट कर देते हैं और उसे फिर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर लेंगे। तो आई होप ये आपको बहुत बड़ा नहीं लगेगा और ये कि जो आप लोग बोल रहे हैं कि मैम बहुत लंबा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों से निजात मिल जाएगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी आपको कि जो भी वीडियोस पढ़ रहे हैं उन्हें आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ आप अगर एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं और आपने साइकोलॉजी थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़ा है तो आपको पहली वीडियो ऐसी लगेगी कि अरे बेसिक नॉलेज ही तो है। लेकिन अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि उसमें मैंने जितनी भी चीज़ें एलेबरेट की है, जितनी भी ओरिजिन की हिस्ट्री बताई है, उसमें से मैक्सिमम लोगों को सारी हिस्ट्री नहीं पता होगी। जिन्हें पता रही हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को नहीं पता रही होगी। इसलिए मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप पूरी वीडियो देखिए। और रही बात कि बहुत लंबी हो जा रहा है तो मैं अब से एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा करके आप लोगों के लिए छोटे छोटे टॉपिक उठाऊंगी और उसी पे बात करूँगी। तो आज के सेशन में शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि मैं चाइल्ड डेवलपमेंट से स्टार्ट करूँगी, बाल विकास से। लेकिन बाल विकास को शुरू करने से पहले उसकी कुछ चीज़ें हैं जो हमें शुरू कर देनी चाहिए, जो उससे पहले हमें जानना चाहिए। तो इसलिए हमने बाल विकास को सीधे सीधे ना उठा करके उससे पहले की चीज़ उठाई है, जिसको अगर आप समझ लेंगे अच्छे तरीके से तब बाल विकास समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये टॉपिक हमने उठाया है अभिवृद्धि एवं विकास का। अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि को हम वृद्धि भी पढ़ते हैं, तो अभिवृद्धि या वृद्धि, इनसे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही चीज़ है। अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम इसके बारे में जानेंगे। इसको अगर हम वृद्धि और विकास को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो फिर हमारे लिए बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। छोटे छोटे टर्म्स हैं जो वृद्धि और विकास में आते हैं, जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वृद्धि और विकास क्या होता है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। गर्भाधान से मतलब कि जब बच्चा गर्भ में माँ के आ जाता है उस वक्त से लेकर के प्रौढ़ावस्था मतलब पूरे लाइफ टाइम तक ये चलता रहता है। तो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि के लिए हम प्रौढ़ावस्था तक कह सकते हैं, लेकिन विकास एक्चुअल में पूरी लाइफ टाइम चलता है। हम जब तक भी रहते हैं पूरी लाइफ टाइम विकास की प्रक्रिया चलती है। लेकिन जब हम वृद्धि और विकास को समग्र रूप से पढ़ते हैं तब हम गर्भाधान से प्रौढ़ावस्था तक की ही बात करेंगे। जब हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे तब हम विकास की प्रक्रिया को गर्भाधान से जीवन पर्यंत तक के लिए काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वृद्धि क्या है। हम पहले वृद्धि को समझेंगे, फिर हम विकास को समझेंगे, फिर हम आगे की चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले वृद्धि। एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है फ्रैंक के अनुसार जो अभिवृद्धि है या वृद्धि है, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो शब्द इस्तेमाल करिए। जो अभिवृद्धि है वो एक कोशिकीय वृद्धि होती है। कोशिकीय वृद्धि का मतलब कि जो कोशिकाओं में वृद्धि होती है। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, ये आप सभी को पता है। तो फ्रैंक के अनुसार जो अभिवृद्धि होती है वो कोशिकीय वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोशिकीय वृद्धि मतलब जैविक क्रियाएं। हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो सभी अभिवृद्धि के अंतर्गत आ जाती हैं।
जैविक क्रियाओं को आप दूसरे टर्म्स में समझ लीजिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस जितनी भी शरीर में हमारे होती हैं, खाना पीना, सोना जगना, उठना बैठना, ये सारी हमारी अभिवृद्धि के अंतर्गत ही आएंगी। तो फ्रैंक ने अभिवृद्धि को डिस्क्राइब किया कि जो भी कोशिकीय वृद्धि होती है वो अभिवृद्धि होती है। और इस कोशिकीय वृद्धि को और सरल करने के लिए मैंने आपको एक शब्द और जोड़ दिया, जैविक क्रियाएं, कि जितनी भी जैविक क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं वो सारी अभिवृद्धि में जाती हैं। आई होप कि आपके लिए थोड़ा आसान हुआ होगा। अब हम थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट वाइज समझ लेते हैं कि अभिवृद्धि क्या होती है। तो अभिवृद्धि मूलतः शारीरिक परिवर्तन होते हैं। हमारे शरीर में जितने भी शारीरिक परिवर्तन होंगे, जितने भी शारीरिक बदलाव होंगे, वे सभी अभिवृद्धि होंगे। तो अभिवृद्धि के अंतर्गत सारे शारीरिक परिवर्तन आ जाएंगे। लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, हाथ पैर की लंबाई बढ़ना, बाल बढ़ना, मस्तिष्क बढ़ना, आंखें बढ़ना, नाक बढ़ना, दांत बढ़ना, ये सारी चीज़ें हमारी आएंगी अभिवृद्धि के अंतर्गत। जितने भी शारीरिक परिवर्तन, जितने भी फिजिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं, वो सभी अभिवृद्धि हैं। दूसरा पॉइंट है, अभिवृद्धि में शारीरिक और मानसिक परिपक्वता दोनों होती है। देखो, फिजिकल चेंजेस तो होते हैं, मानसिक परिपक्वता मतलब जो हमारी मानसिकता बदलती है, हमारी सोच में जो परिवर्तन आता है। लेकिन यहाँ पे एक बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमारे फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक दोनों चेंजेस नेचुरली होने चाहिए। हाँ, शरीर और मानसिकता में जो भी प्राकृतिक रूप से बदलाव हो रहे हैं वही अभिवृद्धि के अंतर्गत आएंगे। जो मानसिक परिवर्तन या जो शारीरिक परिवर्तन अधिगम और वातावरण की वजह से हमारे व्यवहार में आते हैं, जो भी परिवर्तन हमारी मानसिकता में अधिगम और वातावरण की वजह से आते हैं, उन्हें हम अभिवृद्धि में इंक्लूड नहीं करते हैं। अभिवृद्धि में हमारे शरीर में, हमारी मानसिकता में, हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन आएंगे वो प्राकृतिक रूप से आएंगे। प्राकृतिक रूप से परिवर्तन का मतलब है, बच्चा बहुत छोटा होता है, फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें धीरे धीरे समझ आती है, वो धीरे धीरे अपनी माँ को समझता है, अपने पिताजी को समझता है, भाई बहन, फिर धीरे धीरे उसमें सामाजिकता आती है, वो समाज को समझने लगता है। ये जो परिवर्तन आ रहा है वो प्राकृतिक रूप से परिवर्तन आ रहा है, तो इसको हम प्राकृतिक परिवर्तन कहेंगे। तो इस तरीके के जो प्राकृतिक परिवर्तन आते हैं शरीर में और मानसिकता में, ये दोनों ही हमारे अभिवृद्धि के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक परिवर्तन है। प्राकृतिक परिवर्तन के अलावा अगर हमारे व्यवहार में, हमारी मानसिकता में अधिगम के थ्रू यानी लर्निंग के थ्रू या वातावरण के थ्रू कोई परिवर्तन आता है तो वो अभिवृद्धि में काउंट नहीं होगी, बल्कि वो विकास में काउंट होगी, वो विकास के अंतर्गत चली जाएगी। आप ये पॉइंट एकदम क्लियर रखिएगा। आप उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगले पॉइंट में है कि एक निश्चित आयु व समय पर अभिवृद्धि रुक जाती है, अतः इसका स्वरूप बाह्य होता है। देखिए, ये तो हाँ वृद्धि के साथ होता है कि एक निश्चित समय पर, मतलब एक निश्चित समय पर जब हमें बोला जाता है कि अब हम मैच्योर हो गए, अब हमारे अंदर परिपक्वता आ गई, तो जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित समय तक तब तक रहती है जब तक हमें परिपक्वता नहीं आ जाती। जिस समय हमारे अंदर परिपक्वता शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आ जाती है, उस समय अभिवृद्धि रुक जाती है, मतलब उसके बाद वृद्धि हमारे शरीर में नहीं होती है। अब आप नॉर्मल अगर डेली लाइफ से कनेक्ट करके इसको समझें, तो जब हमारे शरीर का पूरा ग्रोथ हो जाता है, फिज़िकली हम पूरी तरीके से हमारी शरीर डेवलप हो जाती है, एक पूरी तरीके से शरीर विकसित हो जाती है, तो उसके बाद फिर हमारे शरीर में कोई ग्रोथ नहीं होती। जैसे एक टाइम के बाद हमारी हाइट बढ़ती नहीं है, रुक जाती है, फिर बोला जाता है अब हाइट नहीं बढ़ेगी, तो वो होता है कि अब हम मैच्योर हो गए हैं, अब हमारी वृद्धि नहीं होगी। तो वैसे ही होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद में वृद्धि नहीं होती, वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वृद्धि का स्वरूप होता है वो बाह्य होता है, मतलब फिजिकली वो जो भी चेंजेस होंगे ना वो हमें दिखेंगे, बाहर से दिखेंगे, हमारी बॉडी में दिखेंगे, प्रत्यक्ष होंगे। तो जो भी वृद्धि का जो भी होगा, वो जितनी भी वृद्धि होगी वो हमें अपीयर हो जाएगी, वो हमें बाहर दिखेगी, फिजिकली चेंजेस दिखेंगे वो। फिर अगले पॉइंट में बोला जाता है कि अभिवृद्धि परिमाणात्मक होती है। परिमाणात्मक का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसे हम माप सकें।
तो भाई वृद्धि में जो भी चेंजेस होते हैं वो हम माप सकते हैं आसानी से, ये आपको भी पता है। हाइट मापी जा सकती है, वेट मापा जा सकता है, हाथ पैर की लंबाई मापी जा सकती है, आपके दांत निकलते हैं वो भी देखे जा सकते हैं, मेज़र किए जा सकते हैं। तो मतलब वो चीज़ें जिन्हें मापा जा सके, डायरेक्ट जिसको मापा जा सके, उसकी लंबाई चौड़ाई को ज्ञात किया जा सके, वो हमारी परिमाणात्मक होती है। तो अभिवृद्धि परिमाणात्मक होती है। अगले पॉइंट में बोला जाता है अभिवृद्धि संकुचित है। संकुचित का मतलब होता है कि एक टाइम के बाद, मैंने बोला ना कि एक टाइम के बाद परिवर्तन नहीं होता है, तो एक टाइम के बाद वो रुक जाता है। परिपक्वता के बाद वृद्धि नहीं होती, तो मतलब वृद्धि का जो अर्थ है वो सीमित है, एक स्टेज के बाद वृद्धि नहीं होती है, इसलिए इसको संकुचित कहा जाता है कि ये सीमित है, संकुचित है। अब व्यक्तिगत विभेद होते हैं। अच्छा हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वृद्धि के लिए। अभिवृद्धि के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है व्यक्तिगत विभेद होना। जरूरी नहीं कि एक बालक जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, जितनी तेज़ी से अपने शारीरिक रूप से डेवलप हो रहा है, मानसिक रूप से डेवलप हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि उसके भाई या उसके बहन उसी स्पीड से, उसी की तरीके से अपने आप को डेवलप कर पा रहे हों। ये सब में अलग अलग होता है। एक बच्चा हो सकता है जो अपने आप को बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा हो, जिसमें विकास की गति, जिसमें वृद्धि की गति बहुत तेज़ी से हो रही हो, उसकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ रही हो, उसका वेट बहुत सही हो, मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस में जो चेंजेस आ रहे हैं वो फटाफट आ रहे हैं। लेकिन दूसरे बच्चे में वही हाइट बढ़ने की रेट जो है कम है या मीडियम है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता है कि हर आदमी में वृद्धि की दर जो है अलग अलग होती है। किसी में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में बहुत कम होती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर एक में ज़्यादा है तो उसके भाई में भी ज़्यादा होगी, उसकी बहन में भी ज़्यादा होगी। यह एक परिवार में किसी को ज़्यादा है तो उस परिवार के सभी सदस्यों में ज़्यादा होगी। ऐसा कोई भी फैक्टर काम नहीं करता है इसमें। ये सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबके केस में अलग अलग होते हैं। फिर इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वृद्धि अब हाइट बढ़ा रही है तो हाइट ही बढ़ाती चली जाएगी, वेट बढ़ा रही तो वेट ही बढ़ाती चली जाएगी, मस्तिष्क डेवलप कर रही तो मस्तिष्क ही डेवलप करती रह जाएगी। ऐसा नहीं है, ये चारों तरफ का विकास साथ में करती है। ये हाइट भी बढ़ा रही है, ये वेट भी साथ साथ बढ़ाएगी, ये मस्तिष्कों को भी साथ साथ विकसित करेगी। मतलब इसका जो क्रम है वो निश्चित नहीं है, ये चहुमुखी विकास करेगी, चारों तरफ शरीर के सभी अंगों का विकास करती रहेगी। तो ये वृद्धि के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिससे वृद्धि को डिस्क्राइब किया जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इन पॉइंट्स को क्लियर करने के साथ साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अधिगम और वातावरण, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके द्वारा अर्जित गुण, अधिगम और वातावरण, लर्निंग और एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ें हमारे व्यवहार में, जो भी परिवर्तन आएंगे, उस परिवर्तन को हम वृद्धि में इंक्लूड नहीं करेंगे। अधिगम और वातावरण से जो भी गुण हमारे व्यवहार में आएंगे उन्हें हम अधिगम और वातावरण में इंक्लूड नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान में रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल है दांतों का निकलना। दांत का निकलना नेचुरल चेंज है, अधिगम और वातावरण से नहीं आया है। ना तो हमने सीख के दांत निकाले हैं कि अरे पड़ोसी को दांत निकले हैं तो मैं अपने भी दांत निकाल लूँ, हमने सीख के नहीं निकाले हैं। और ना हमने वातावरण से, मतलब वातावरण से अफेक्ट होकर के हमको दांत निकले हैं। दांत निकलना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसलिए दांत का निकलना वृद्धि होगी, अधिगम और वातावरण से ये अफेक्टेड नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा विकास। अब हम विकास को देखेंगे कि विकास को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो हमारे एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जो हर जगह अपनी राय रखते हैं और इनकी राय को बहुत मान्यता भी मिलती है। ये है हर्लॉक महोदय। हर्लॉक जी ने विकास को परिभाषित किया है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मतलब जब विकास होता है तो व्यक्ति नई नई विशेषताओं को, मतलब उसमें नई नई चीज़ें आती हैं, नया परिवर्तन होता है, तो नई विशेषताएं और नई योग्यताएं उसके अंदर जन्म लेती हैं। अब इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक सभी पक्षों में समाहित होता है।
तो देखो, हमारे मनोविज्ञान में 4 पक्ष रखे जाते हैं। जब हम बाल विकास की बात करते हैं, किसी बालक की मानव विकास की बात करेंगे तो 4 पक्ष आते हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये चारों पक्ष एक दूसरे से बहुत अच्छे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो जो वृद्धि होती है वो शारीरिक और मानसिक विकास की बात करती है, वो भी नेचुरल रूप से, जो प्राकृतिक तरीके से होती है। लेकिन जो विकास होता है वो शारीरिक विकास की भी बात करेगा, मानसिक विकास की भी बात करेगा, सामाजिक और संवेगात्मक, ये सभी पक्षों को डेवलप करता है, सभी पक्षों का एक साथ विकास करता है। तो विकास में ये चारों पक्ष आ जाते हैं। फिर विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है और जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। फिर यह वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित है। मतलब ये वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम मतलब जो मुझे अपने वंश से, अपने परिवार से, अपने घर से मिला है, और वातावरण मतलब जिस माहौल में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इनसे क्रिया पर, अंतःक्रिया पर आधारित होती है। तो जैसे एक छोटा एग्जाम्पल हम ऐसे समझ लेते हैं कि मान लो मुझे मेरे घर से अपने संस्कृति और अपनी परंपराओं के लिए एक विशेष वैल्यू मिली है कि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को बहुत अच्छे से मानते हैं, उसको नहीं तोड़ सकते हैं। और वातावरण क्या है कि आज का वातावरण संस्कृति और परंपराओं को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं अपनी संस्कृति और परंपराओं से भी जुड़ी रहूं और आज के वातावरण के हिसाब से अपने को एडजस्ट भी कर लूं। तो इससे एक नई चीज़ निकल के आएगी कि मैंने अपनी संस्कृति, मतलब मैंने अपने वंशानुक्रम से मिली हुई चीज़ों को भी संभाला है और मैंने वातावरण के साथ अच्छे से अपने आप को एडजस्ट भी कर लिया है। तो इससे एक नई चीज़ निकल के आई जो कि हमारे हरलॉक महोदय ने कही भी थी कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यही नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं आपको इस पॉइंट्स में क्लियर हो जाएगी कि वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होता है विकास। क्योंकि जब हम इस तरीके की नई चीज़ एडजस्ट, मतलब ऐसा हम बीच का रास्ता निकालते हैं कि वंशानुक्रम भी प्रभावित नहीं होता, वातावरण भी प्रभावित नहीं होता, बल्कि दोनों को हम ले करके, दोनों को मिला करके चल रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे विकास कहलाता है, जहाँ पे वंशानुक्रम का भी प्रभाव है और वातावरण का भी प्रभाव है, दोनों का मिला जुला प्रभाव है। फिर वंशानुक्रम गुणात्मक है, मतलब इसे मेज़र नहीं किया जा सकता, मापा नहीं जा सकता। जैसे हम हाइट माप सकते हैं, वेट माप सकते हैं, लेकिन विकास में हम गुणात्मक, मतलब गुणात्मक है ये, इसको विकास में हम कोई चीज़ माप नहीं सकते डायरेक्ट। फिर इसका अर्थ व्यापक होता है, मतलब विकास का अर्थ बहुत बड़ा होता है। और वृद्धि विकास के अंदर है, विकास के अंदर वृद्धि निहित है, लेकिन वृद्धि के अंदर विकास निहित नहीं है, ये हम बोल सकते हैं। फिर पद समान किंतु दर, सीमा तथा भिन्नता में अंतर होता है। इसके पद समान होते हैं और सीमा, दर और भिन्नता, इनमें अंतर होता है, वही इंडिविजुअल डिफरेंस के जैसे। फिर क्रम और दिशा निश्चित होती है, विकास की जो क्रम होते हैं और दिशा होती है, ये दोनों चीज़ें निश्चित होती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा, वृद्धि क्या होती है, कितने पॉइंट्स से हमने वृद्धि को क्लियर किया। फिर विकास क्या होता है, विकास को हमने क्लियर किया। अब इससे ज़्यादा मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगी ताकि आप लोग बोर ना हों। हाँ, आप लोगों से एक चीज़ कहना है कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हैं जो कि आप अपने फ्री टाइम में देख सकते हैं। ये 10-15 सेकेंड से 1 मिनट के बीच के हैं। इसमें मैं शॉर्ट्स नोट बना के देती हूँ, बहुत शॉर्ट नोट बना के देती हूँ, लेकिन वो की फैक्टर होते हैं, वो की फैक्टर आप नोट भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे मिस मत करिएगा। मैं उन दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वाकई में सीरियस होकर के साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियोस देखना, आपके लिए पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।